Jai Hind students, class 12. In this video I am describing you the second part of transcription. In the first video I have given the introduction of transcription, the transcription unit, and make you understand that what is difference between DNA replication and transcription. इसका concept हमने पहले वीडियो में दिया था. This video will be a little bit long क्योंकि I am going to finish this transcription topic in this. So before the process of transcription, many things we have to know. Transcription process के पहले हम लोगों को बहुत कुछ जानना है. कुछ हम लोग जान चुके हैं. क्या क्या जानना है? द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये हमारे फर्स्ट पार्ट के वीडियो में कंप्लीट हो चुका है. जीन इन द टर्म्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जीन इन द टर्म्स, हियर वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब जीन in the terms of a part of DNA that is going to encode the message of the trait. उस तरह से जीन को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे. टाइप्स ऑफ आरएनए, क्योंकि प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए ही बनता है तो हमें जानना होगा कि आरएनए कितने तरह के हैं और प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या एक ही आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनएस को बनाता है या डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज डिफरेंट आरएनएस को बनाते हैं. एंड लास्टली द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये जितने भी जेनेटिक्स प्रोसेस हैं इसको पढ़ने से पहले एक कंसेप्ट और एक बात माइंड में रखिए आप लोग अभी क्लास 12 बेसिस पे. जेनेटिक्स इज़ वेरी इनलार्ज्ड फील्ड. जेनेटिक्स जो है वो काफ़ी इनलार्ज्ड फील्ड है और एक सेपरेट ब्रांच बनाता है आपका हायर एजुकेशन में. तो आपकी 12th से जेनेटिक्स की स्टार्ट होती है. दिस इज़ द फर्स्ट लैडर टू नो व्हाट इज़ जेनेटिक्स. सो बहुत सारे कंसेप्ट और बहुत सारी बातें होंगी जो हमें बाद में जाके थोड़ा आज के कंपैरिजन में बाद में ज़्यादा क्लियर होगा. सो बहुत सारी बातें को कंसाइज करके उनको छांट कर तब यहाँ पे बेस को केवल समझाया गया है. सो ऑल द कंसेप्ट्स एंड ऑल द बेस विच आर गोइंग विच विल बी टॉट इन द हायर क्लासेस, यहाँ पे हम लोग उसको एक्सक्लूड करेंगे. ओके, एंड यू ऑल नो दैट आई स्पेशली फोकस ऑन द NCERT ऑफ क्लास 12. So I will deal with only that topic. Many topics will be taught in the higher classes, in the textbook also, but here concentrate on the 12th NCERT book, and I can definitely say that your basics will be totally clear. आपकी basics जो है genetics में इसकी जो concept वो बिल्कुल clear हो जाएगी. This is my guarantee. So don't run away on the topics that are not included in the book and syllabus, and it is being taught in several videos and in several textbooks. So concentrate on NCERT book. Transcriptional unit हमने पढ़ा चुका था पिछले वीडियो में. जीन आते हैं. इससे पहले जो मेंडल थे, मेंडल का कहना था कि देयर इज सम फैक्टर दैट इज प्रेजेंट एंड विच इज इनहेरिटेड इन द ऑफस्प्रिंग एंड विच डिटरमाइंस आवर ट्रेट. तब आया इस फैक्टर का नाम दिया गया जॉन्सबर्ग के द्वारा जीन. ओके, आई एम टेलिंग यू द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जीन, कंसेप्ट ऑफ जीन. देन आया कि ये जीन, दिस जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम. तब आया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें जीन को क्रोमोजोम के ऊपर रख दिया गया. जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोजोम. इमेजिन दिस इज क्रोमोजोम, देन दिस इज जीन. ओके, हमने पॉइंट से डिस्क्राइब किया यहाँ तक. फिर आया इसी बेसिस पे आया क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. फिर आया इसी क्रोमोजोम पे जीन से, जिसके कारण लिंक्ड जीन का भी कंसेप्ट आया कि दो जीन आपस में एक साथ बहुत क्लोज हैं या पार्टली सेपरेटेड हैं ऑन द क्रोमोजोम्स. नाउ अब हम लोग जीन को डिस्क्राइब करेंगे. इस चैप्टर में हम मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं कि जो जीन है वो ट्रेट को बनाता है. और ये जीन कहाँ है? क्रोमोजोम पे. क्रोमोजोम क्या है? द इनिशियल यूनिट ऑफ क्रोमोजोम, द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम, द केमिकल नेचर ऑफ द क्रोमोजोम, दैट इट इज अ DNA, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड DNA, इसका मतलब द बेस, द केमिकली द जीन्स आर DNA. ओके, लेकिन जीन क्या है? ट्रेट बनाता है. और DNA का हर सेगमेंट, हर पूरा टोटल DNA ट्रेट को कैरी नहीं करता है, ट्रेट नहीं बनाता है.
तो जीन क्या हो गया, इसका मतलब ऑल डीएनए आर नॉट जीन्स, पूरे डीएनए का अमाउंट हमारा जीन कैरी नहीं कर रहा है। जीन एक स्पेशल सेगमेंट ऑफ द डीएनए, दैट स्पेशल जीन इज ए स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड्स मैसेजेस, जो मैसेज कोड करता है, जो ट्रांसक्रिप्शन करता है, and then this transcriptional product make the proteins by translation and these proteins are our traits। तो अब हो गया कि जीन जो है वो डीएनए का एक सेगमेंट है दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। इसी जीन को, जीन का डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ है कि द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर डीएनए टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइन अ जीन, मीन्स डीएनए का सीक्वेंस जो कि टीआरएनए या आरआरएनए या किसी भी आरएनए को ट्रांसक्राइब कर रहा है, इट मीन्स दैट इज अ जीन, क्योंकि वही टीआरएनए आरआरएनए एमआरएनए आपका प्रोटीन बनाएगा और वो प्रोटीन हमारा ट्रेट है। हाउएवर now alternative term of gene in this topic we will read that gene may be called as cistron। जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं, सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन वो पार्ट ऑफ डीएनए हो गया, दैट पार्ट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब और दैट ट्रांसलेट और दैट ट्रांसक्राइब कह सकते हैं, दैट ट्रांसक्राइब और फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रोटीन, जिस अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं बाय द पेप्टाइड चेन्स एंड पॉलीपेप्टाइड चेन्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड जब कंबाइन कर गए तो वो प्रोटीन बन गया। एंड दैट पार्ट ऑफ द डीएनए दैट फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। ओके, दिस इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर रूप में जब जीन आता है, केमिकल बेसिस पे जब हम लोग जीन को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं, तब उस जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन कह देते हैं। एंड जीन क्या है, दैट पार्ट ऑफ द सेगमेंट दैट कैरीज दैट कोड्स द मैसेजेस। अब कोडिंग ऑफ मैसेज कैसे होगा, आरएनए के बनने से, ट्रांसलेशन होने से, तो उस जीन को अब सिस्ट्रॉन भी कहा जा सकता है। लेकिन अब ये सिस्ट्रॉन भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमने कहा कि सिस्ट्रॉन वो पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को बनाएगा। अब जब हम लोग देखेंगे कि सिस्ट्रॉन पार्ट ऑफ डीएनए जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने से पहले आरएनए को बनाता है, लाइक एमआरएनए को बनाता है, तो इस एमआरएनए को मैच्योर होने में इसकी कटिंग होती है, इसकी स्प्लाइसिंग होती है। मीन्स ये जो सिस्ट्रॉन है ये कैरी करता है दो पार्ट ऑफ डीएनए, टू पार्ट्स ऑफ डीएनए दैट आर इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स। सिस्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन। ओके, जब ये सिस्ट्रॉन किसी आरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, स्पेशली एमआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है, क्योंकि एमआरएनए पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि एमआरएनए ही कोड को कैरी करता है जो कि लास्ट में एमाइनो एसिड डिटरमाइन होता है। तो एमआरएनए को ट्रांसक्राइब किया, इस एमआरएनए को मैच्योर होने से पहले ये बना, ये न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए है, लेकिन ये मैच्योर नहीं है और वर्किंग नहीं है। इसको मैच्योर किया जाता है बाय सेवरल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद, आरएनएज बनने के बाद पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें आरएनए को वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस जब एमआरएनए को वर्किंग कंडीशन में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके कुछ पार्ट को निकाला जाता है और कुछ पार्ट इसमें ऐड किए जाते हैं, मतलब कुछ मिडिल पार्ट, ये इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा, इंट्रॉन होगा, एक्सॉन होगा। ऐसे क्या होता है, इस इंट्रॉन को काट दिया जाता है, स्प्लाइसिंग की जाती है, काटा जाता है और ये इंट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ये इंट्रॉन बाहर में निकल जाएगा और ये एमआरएनए बनेगा जिसमें केवल एक्सॉन रहेंगे, जिसमें केवल एक्सॉन रहेंगे। और इस प्रोसेस को, दिस कटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग दैट यू विल रीड इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस। अब ये मैच्योर एमआरएनए हो गया, वर्किंग मैच्योर एमआरएनए, और ये एमआरएनए तुम्हारा न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा और साइटोप्लाज्म में ये ट्रांसलेशन प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। एक बात और ध्यान देंगे
यह प्रोसेस एक्सॉन एंड इंट्रॉन का होना यूकैरियोटिक प्रोसेस है। प्रोकैरियोट्स में आप सेल को याद करेंगे तो इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए यहीं पे ले कर रहा है, वो एमआरएनए भी यहाँ बनाना स्टार्ट कर देगा और ये एमआरएनए एकदम डायरेक्टली एमआरएनए बनता रहेगा और प्रोटीन भी यहाँ बनता रहेगा। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है प्रोकैरियोट्स में कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होता, स्प्लाइसिंग नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स के डीएनए में एक प्रोसेस होता है स्प्लाइसिंग, जिसमें इमैच्योर एमआरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें इसके कुछ पार्ट्स को निकाले जाते हैं एंड दैट पार्ट्स आर कॉल्ड एज इंट्रॉन्स। इसका मतलब सिस्ट्रॉन में भी कुछ पार्ट हैं जो कि मैसेज को कैरी नहीं कर रहे हैं। ओके, कोरिलेट कीजिए प्लीज। डीएनए में पहले हमने कहा डीएनए इनहेरिटेंस होता है, अब डीएनए में जीन वो सेगमेंट है जो कि मैसेज को कैरी करता है, उस जीन को हम लोग सिस्ट्रॉन भी कह सकते हैं जो कि मैसेज को कैरी करता है एंड कैसे कैरी करता है, पॉलीपेप्टाइड फॉर्म चेन बनाता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन या सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। इस टॉपिक पे भी हम बाद में बात करेंगे। अब इसका मतलब सिस्ट्रॉन का हर पोर्शन एक्टिव होना चाहिए, लेकिन फिर हमें यूकैरियोटिक सेल में पता चला कि जब ये सिस्ट्रॉन जो है दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए ट्रांसक्राइब करके आरएनए बनाता है, स्पेशली एमआरएनए बनाता है, तो उसमें भी कुछ पार्ट्स जो कि इंट्रॉन्स के हैं उनको हटा दिए जाते हैं। मीन्स इस सिस्ट्रॉन में भी कुछ इनएक्टिव पार्ट है। तो ये कहना अब बड़ा विचित्र है कि सिस्ट्रॉन इज द एक्टिव पार्ट ऑफ द डीएनए दैट फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन, बट इसका जो करेक्ट डेफिनेशन है वो यही है दैट इट फॉर्म्स दैट इट इज़ द एक्टिव पार्ट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स पॉलीपेप्टाइड चेन। हम इस कंसेप्ट को हटा देते हैं कि इसमें इंट्रॉन जो है वो फालतू है। फालतू नहीं है, क्योंकि इंट्रॉन्स यहाँ से बने और अचानक अगर इंट्रॉन्स नहीं भी बने, एक्सॉन केवल रहेंगे, तभी ये एक्टिव नहीं होगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, ये होना है, फालतू है फिर भी ये बनेगा। तो इसको हम लोग अननेसेसरी मटेरियल नहीं कह सकते हैं और इसलिए सिस्ट्रॉन को डिस्क्राइब करेंगे कि दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट ट्रांसक्राइब पॉलीपेप्टाइड चेन। अब यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में आपका यहीं पे एक डिफरेंस आया। प्रोकैरियोट्स में ये कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस नहीं होता है और एक्सॉन इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, डायरेक्ट आरएनए बनेगा और प्रोटीन सिंथेसिस भी साथ साथ चलती रहेगी, क्योंकि कोई न्यूक्लियस का घेरा नहीं है। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, डीएनए यहाँ है तो आरएनए इसी में बनेगा और ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलेगा और ये आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलने से पहले ये घटना होगी, इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स की कटिंग होगी, स्प्लाइसिंग होगी, मैच्योर आरएनए इसमें से बाहर निकलेगा, मैच्योर एमआरएनए। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। नाउ द सेकेंड डिफरेंस इज दैट in prokaryotes the cistron are polycistronic. The cistron are called as polycistronic, means एक segment of DNA several polypeptide chains बना सकता है, बहुत सारे polypeptide chains बना सकता है। वैसा segment of DNA called as polycistrons and it is found in prokaryotes. P से poly, P से prokaryotes. Now in eukaryotes the cistrons are monocistronic, means they form only single polypeptide chain. One segment of DNA will form the single polypeptide chain. So in eukaryotes they are monocistronic, in prokaryotes they are polycistronic. ये सभी कंसेप्ट हमारा आएगा जीन में। तो जीन की बातें हो गई इन कंसेप्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आपको ये सभी डेफिनेशन याद रखना होगा। सिस्ट्रॉन, व्हाट इज जीन, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ इंट्रॉन एंड एक्सॉन्स। इन मैच्योर एमआरएनए द इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड द एक्सॉन्स आर ज्वाइंड एंड देन इट बिकम द मैच्योर एमआरएनए। नाउ कम टू द सेकेंड टॉपिक, टाइप्स ऑफ आरएनए। कितने प्रकार के होते हैं आरएनए? टाइप्स ऑफ आरएनए। This video will be a little bit long, but you can see it by listening short part of the video. Types of RNA. जब types of RNA देखेंगे तो several types of RNA are formed because
फिजियोलॉजिकली द आरएनएज आर वेरी एक्टिव। आरएनए जो है वो बहुत एक्टिव है। डीएनए को जब भी कोई मैसेज करना होगा सेल में या कुछ भी इंफॉर्मेशन करना देना होगा तो वो आरएनए से ही देगा, किसी भी प्रकार का। और आप जान सकते हैं कि सेल में कितने फंक्शंस होते हैं। कभी किसी चीज़ को बनाना है तो कभी किसी चीज़ को रोकना है, तो कभी किसी चीज़ को एडिट करना है, तो कभी किसी चीज़ को डिलीट करना है। कितने सारे फंक्शंस होते होंगे। देन यू कैन इमेजिन दैट बहुत सारे आरएनएज भी होते हैं। इस बुक में जो दिया है उसके अलावा भी आप हायर में या दूसरे टेक्स्ट बुक में सेवरल आरएनएज का टाइप पढ़ेंगे, लेकिन जो इस बुक में है वही मेन आरएनए का टाइप है। और आप स्पेशली प्रोटीन सिंथेसिस को अगर हम लोग टारगेट करके चले कि डीएनए का काम यहाँ केवल सोचते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इस प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मात्र 3 आरएनए स्पेशली और एक और आरएनए है वो माइन्यूटली काम में आता है। दैट आरएनएज आर आरएनए। वो कौन कौन से हैं? आरएनए इन कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अगर दूसरा फिजियोलॉजी देखने लगेंगे तो और भी बहुत सारे आरएनएज हैं, लेकिन ट्रांसलेशन को अगर कंसेप्ट में लेकर चले तो कितने आरएनए हैं? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, ये तो एकदम मास्टर मैसेंजर आरएनए है, इसका मेन रोल है, एंड एसएनओआरएनए। या एसएनआरएनए। नाउ आरआरएनए को जानने के लिए यू मस्ट रिमेंबर द केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का केमिकल नेचर याद करिए। व्हाट आर राइबोसोम्स? राइबोसोम्स आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। व्हाट आर दे? दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। They are ribonucleoproteins, means they have ribonucleic acid RNA in their chemical form and protein parts. Remember the structure of RNA ribosome. This is the smaller part and this is the larger unit. This is the smaller unit and this is the larger unit. और ये सारे जो पार्ट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? These all parts are made up of protein and RNA. इसमें क्या क्या है? प्रोटीन है और RNA है। तो भाई RNA इसका कैसा है? इसमें भी प्रोटीन है और RNA है। इसका आप स्वेटबर्ग यूनिट जानते ही हैं। स्वेटबर्ग इसको सेंट्रीफ्यूग किया गया और सेडिमेंटेशन का यूनिट है स्वेटबर्ग यूनिट। अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो होता है इसमें 60S, क्या 50S प्लस 30S और बनाता है 70S RNA। और अगर ये यूकैरियोटिक है तो बनता है 60S, ये लार्जर यूनिट 60S और ये स्मॉलर यूनिट आपका 40S, और होता है आपका टोटल मिला के होता है 80S RNA। ठीक है, ये सेडिमेंटेशन यूनिट है। अब ये 50S में, ये तो हम प्रोटीन और आरएनए का सेडिमेंटेशन यूनिट बताए। अब इसमें कौन सा आरएनए रहेगा और इसमें कौन सा आरएनए रहेगा? प्रोटीन की बात हम अभी नहीं करेंगे कौन सा प्रोटीन रहेगा, लेकिन यही जो आरएनए प्रेजेंट है आपके राइबोसोम्स में, दैट आर कॉल्ड एज आरआरएनए। और ये आरआरएनए इज द मूविंग फैक्ट्री टू मेक द प्रोटीन्स। यही वो फैक्ट्री है, वही वो खांचा है जिसमें प्रोटीन बनता है। जैसे आप कुछ भी घर में गुजिया बनाते हैं तो वो एक खाका रहता है ना, जिसमें गुजिया को साँचा जाता है, बनाया जाता है, मम्मी बनाती होगी, वही ये साँचा है जिसमें प्रोटीन बनता है। तो ऑफ कोर्स इसका रोल प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी है। और इसमें आरएनएज होता है इन सेवरल फॉर्म्स। लाइक प्रोकैरियोट्स के 50S आरएनए में आपका आरएनए रहेगा 23R RNA। उसी तरह यूकैरियोट्स में 60S में रहेगा 28R RNA। उसी तरह आपका और प्लस इसमें 16S प्लस 5S भी RNA, ये स्मॉलर यूनिट में 16S रहेगा। फिर इस बिगर यूनिट में 23 प्लस 5 रहेगा प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में 28R RNA प्लस 5.8S RNA प्लस
आपका 18S rRNA, इतने तरह के rRNA इस पूरे यूनिट बिगर एंड स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट में रहते हैं। ये आपका प्रोकैरियोट्स में रहेगा और ये यूकैरियोट्स में रहेगा। तो दिस इज द rRNA दैट इज प्रेजेंट और दैट इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स। यही rRNA जो है वो ये 23S को ले या 28S को ले या इन सभी RNAs को ले, ये प्रोटीन सिंथेसिस में एंजाइम की तरह काम करता है tRNA को पकड़ने के लिए। That's why only for these are called as ribozymes। इन्हीं को राइबोजाइम्स कहते हैं क्योंकि यहाँ RNA, इससे पहले हमने पढ़ा है ना कि RNA can be behaved as enzymes but DNA can't। This is the place where RNA behave as enzymes, and which RNA? This RNAs that are present in ribosomes behave as enzymes to holding and to synthesizing the proteins, the tRNAs, and holding the amino acids, forming the polypeptide chains, जो कि आप ट्रांसलेशन में अच्छे से समझेंगे। So this is rRNA। Now come to the second RNA that is tRNA। This is also called as transfer RNA। इसको हम लोग ट्रांसफर RNA भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में 1-2 पेज बाद एडेप्टर RNA करके इसमें tRNA को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैं इसी वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इस tRNA को ही एडेप्टर RNA कहते हैं। एडेप्टर RNA इसको बहुत ज़माने पहले, जब ये इतना प्रोटीन और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसको सॉल्युबल RNA इसी को कहा जाता था। सॉल्युबल RNA। This is called transfer RNA. This transfer RNA is also called adapter RNA, and before the discovery of many biochemical philosophy or physiology, then this adapter RNA was called as soluble RNA। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बाद में पता चला कि कोडोन होता है डीएनए का, 3 नाइट्रोजिनस बेसेस आर कॉल्ड एज कोडोन। ये भी आप आगे टॉपिक में पढ़ेंगे, जो कि एक अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है। और यही कोडोन जो है mRNA में आता है और mRNA के कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है tRNA, और उसी कोडोन के बेसिस पे tRNA में एंटीकोडोन रहता है। दैट एंटीकोडोन इज कम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन प्रेजेंट ऑन mRNA। जैसे mRNA में कोई कोडोन प्रेजेंट है AUG, तो tRNA का जब हम 2 डायमेंशनल इसका शेप देखेंगे तो क्लोव शेप होता है 2 डायमेंशनल शेप में। जब इसका 2 डायमेंशनल शेप देखेंगे तो क्लोव शेप होता है। दिस इज 3' A3' एंड दिस इज 5'। हालांकि हमने कहा है कि RNAs में पेयरिंग नहीं होती, लेकिन जब इसमें फोल्डिंग होगा तो ऑफ कोर्स कम्प्लीमेंट्री आपस में ही पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 2 स्ट्रैंड्स नहीं बनते हैं, लेकिन वही फोल्ड करके आपस में पेयरिंग कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड एज आर्म्स एंड द राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज लूप। यहाँ पे ये जो 3 कंसेक्यूटिव RNA पे नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट रहेंगे, दैट 3 कंसेक्यूटिव नाइट्रोजिनस बेसेस आर कॉल्ड कोडोन्स। that codons, this tRNA has complementary to that codon, that will be T, that will be U, and here will be A, and C will be G. This complementary of this mRNA codon is carried by special separate tRNA that have the codon anticodon to this codon। इस कोडोन से कंप्लीमेंट्री इसमें 3 सेगमेंट रहता है और इस कोडोन को कहते हैं एंटीकोडोन और इस लूप को कहते हैं एंटीकोडोन लूप। यही क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में जो tRNA इसका कंप्लीमेंट्री रहेगा वो ढूंढ कर इसको आएगा और इसमें बॉन्डिंग करेगा, और ये जो 3' आर्म है, ये 3' आर्म अमाइनो एसिड को कैरी करता हुआ रहता है, इसलिए इसको अमाइनो एसिड कैरिंग स्टेम कहते हैं।
This elongated process structure is called stem, and this loop like structure is called loop. So it has 4 loops, 1, 2, this is 3, variable arm it is, and this is 4. Okay, this is called stem, this is called loop, and this loop, this second loop is called as anticodon loop because it carries the codon, anticodon, that is complementary to the codon that is present on mRNA. अब ये mRNA से ये ऐसे कंबाइन करेगा और इसका 3' पोर्शन जो है इस कोडोन के अनुसार अमाइनो एसिड को कैरी करेगा. ये कोडोन एंड अमाइनो एसिड में क्या रिलेशन है, ये जब हम लोग कोडोन को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे. नाउ एवरी अमाइनो एसिड इज transcribed or is carried by a separate codon that is present on the mRNA and a separate anticodon that is present on tRNA. हर अमाइनो एसिड का सेपरेट tRNA होता है और अमाइनो एसिड हमारे में कितने होते हैं, that will be the number is 20. BC तो अमाइनो एसिड है जो डिफरेंट टाइप से कंबाइन करके डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाते हैं और ये हर मीन्स हमारे बॉडी में भी कितने tRNA होंगे, 20 tRNA. अभी आजकल बहुत और भी 21 अमाइनो एसिड भी खोजा जा चुका है तो 21 tRNA होंगे. तो दैट स्पेशल अमाइनो एसिड, एवरी अमाइनो एसिड विल हैव दिस tRNA. अब इसका नाम इसीलिए एडेप्टर पड़ा क्योंकि ये हर अमाइनो एसिड के कारण एडेप्ट कर जाता है, अपने आप को चेंज करता है, एडेप्ट करता है. सॉल्युबल क्योंकि पहले हमें पता नहीं था तो इसको सॉल्युबल माना जाता था कि ये tRNA है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसका काम केवल RNA और प्रोटीन के बीच में रिलेशन को बनाना है, किसी ना किसी तरह RNA और प्रोटीन के बीच में या DNA और प्रोटीन के बीच में एक रिलेशन बनाना है. क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि कोई रिलेशन नहीं था अमाइनो एसिड मीन्स प्रोटीन्स में और DNA में, तो आखिर कैसे डीएनए गाइड कर रहा है प्रोटीन सिंथेसिस को, क्या रिलेशन है दोनों में. तो दोनों के बीच का एक ही रिलेशन खोजा गया कि जरूर कोई एक ऐसा आरएनए होगा जो दोनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता होगा. दैट टाइम दिस वाज नोन एज सॉल्युबल आरएनए. उसके बाद इसको बोला गया एडेप्टर. जब इसका पूरा प्रोसेस ढूंढ लिया गया, स्ट्रक्चर ढूंढ लिया गया कि वो इसमें एंटीकोडोन है जो कि ये इसके कम्प्लीमेंट्री है और ये रिलेशन बनाएगा और हर एंटीकोडोन एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को अपने ऊपर कैरी करता है. दिस अमाइनो एसिड स्टेम. सो this was all about your tRNA, which is in 2D structure. It has clove-like clove-like structure, and in 3D structure it is L-shaped. It is L-shaped. Clove-like structure which has a stem and loop. This is first, second, third. It is variable arm, present रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, and this is the fourth. And every loop has certain function in protein synthesis that I will further more explain during the process of translation. Now come to the main RNA, that is mRNA. mRNA से पहले भी snRNA जान लेते हैं. This snRNA is a small nuclear RNA. A small nuclear RNA हमने पढ़ा कि mRNA की एडिटिंग होती है, स्प्लाइसिंग होती है, mRNA में इंट्रॉन को हटाया जाता है और एक्सॉन को जोड़ा जाता है. तो ये काम भी DNA कैसे करेगा, कुछ तो मैसेज देगा कि RNA की स्प्लाइसिंग करनी है. वो स्प्लाइसिंग का मैसेज snRNA के द्वारा जाता है. वो स्प्लाइसिंग जो होता है वो snRNA के कारण होता है. दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्मॉल न्यूक्लियर RNAs. Now come to this mRNA. ये mRNA is the main leader of protein synthesis and it forms the main function in protein synthesis which has this following structure. ये मैं mature mRNA को बना रही हूँ जिसमें स्प्लाइसिंग हो चुकी है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन निकल चुका है, एक्सॉन एंड इंट्रॉन बाहर जा चुका है. अब स्प्लाइसिंग के बाद भी मैच्योर mRNA बनने में और भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस होते हैं. इसके 5' में मिथाइल गुआनिन एक अलग हटके नाइट्रोजनस बेसिस होता है जो कि ऐड किया जाता है. देन दिस इज द 5' कैप, दिस इज द 5' कैप एंड दिस इज 3' टेल.
इस 3' टेल में पॉली ए होता है, मीन्स एडेनिन का पॉली ए सीक्वेंस बाद में ऐड किया जाता है। ये मेन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब ये mRNA मैच्योर नहीं होता है और डीएनए से न्यूली सिंथेसाइज्ड होता है तो ये पॉली ए ग्रुप 3' में नहीं ऐड होता है। ये 5' कैपिंग भी इनका नहीं होता है, जो कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो प्रोसेस होगा उसमें ये काम होती है इनका मैच्योरिंग में। स्प्लाइसिंग होगा और ये भी होगा कैपिंग एंड टेलिंग। कैप में कुछ एक्स्ट्रा केमिकल नेचर के नाइट्रोजनस बेसेस ऐड किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी डीएनए में प्रेजेंट नहीं रहता है। एंड फिर टेल में पॉली ए का लिंक जोड़ा जाता है पॉली एडेनिन का। ओके, देन आफ्टर 5' कैप दिस इज यूटीआर रीजन, मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन। ये ट्रांसलेट नहीं होता है, मीन्स ये सिगमेंट जो है वो प्रोटीन नहीं बनाता है। इन द सेम वे दिस इज ऑल्सो 3' यूटीआर रीजन, 3' के पास है इसलिए ये भी यूटीआर रीजन है। 3' यूटीआर रीजन ये भी ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इट डजंट मीन दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई एंड हाउ यू विल रीड फर्दर। एंड दिस ऑल टॉपिक्स, दिस ऑल रीजन इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन। यही कोड करता है और बस इतना ही रीजन आपका प्रोटीन को बनाएगा। दिस ऑल रीजन इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन। दिस इज 5' कैप, दिस इज यूटीआर अनट्रांसलेटेड रीजन। मेन जो प्रोटीन का सीक्वेंस और अमाइनो एसिड कैरी होंगे वो यहाँ से यहाँ तक होंगे, 5' to 3' and then at the 3' there is poly A tail. So this is the main structure of mRNA. Types of RNA we studied, there are several types of RNA, but in NCERT book it is written the 4 types of RNA. rRNA present in ribosomes, that is the moving factory for the synthesis of protein. tRNA that establish the actual relationship between the amino acids and the nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड के मैसेज को और अमाइनो एसिड का सबसे मेन रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने वाला, क्योंकि ये एमआरएनए को कोडोन को कौन पढ़ता है, यही पढ़ पाता है बाय इट्स एंटीकोडोन, जो कि कंप्लीमेंट रहता है इसके। तो यहाँ पे आके वो अटैच होके और ये अपने एंटीकोडोन और यहाँ पे जो कोडोन प्रेजेंट है उसके अनुसार अमाइनो एसिड को कैरी करेगा। इसका एंटीकोडोन का काम यही है कि वो यहाँ आए और इससे रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे, बाकी इस पे जो कोडोन प्रेजेंट है वो अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करेगा। नाउ मैसेंजर आरएनए तो मेन आपका टेम्पलेट हो गया, दिस इज द टेम्पलेट ऑन विच द प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड एंड द फैक्ट्री इज द आरआरएनए एंड टीआरएनए इज द वर्कर, जो कि ला रहा है, जा रहा है, आएगा, एमाइनो एसिड को कैरी कर करके लाएगा और फिर निकलेगा और बनेगा किस पर, इस पे। और किस में बनेगा, आरआरएनए में बनेगा, दैट इज राइबोसोम्स में। एंड एसएनआरएनए इज द आरएनए दैट इज present, that is formed by the DNA that help in the editing of the RNA. RNA को edit करने में, mature करने में ये SNRNA की जरूरत पड़ती है। I think I must continue the video of the main process of transcription in the next part, because this video will be very long, and so in this video keep this, we will study only this point, that what are genes in the concept of transcription and translation, and types of RNA which plays important and crucial role for the synthesis of protein. So wait for the next video. In the next video I am going to discuss the main process of RNA synthesis, that is transcription. Okay, thank you.